सभापति महोदय, जब जब देश में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब तब 36 कौम को, सभी समाज को साथ लेकर के चलने का काम किया है। कांग्रेस की मंशा रही है कि किस तरीके से अंतिम छोर के व्यक्ति को हम मुख्य धारा में लेकर के आए, और इसी के परिणाम स्वरूप इस बजट में 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान समाज कल्याण विभाग के लिए किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी की बात और कांग्रेस की सरकार की बात, 2008 से 2013 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी थे, उनके मान सम्मान को जीवित रखने के लिए हमारी सरकार उनकी पेंशन योजना लेकर के आई। हमारे विपक्ष के साथी मजाक बनाते थे इस बात की उस समय, लेकिन आज धीरे धीरे सब लोगों ने इस बात को महसूस किया। फिर 2018 में हमारी सरकार बनी और सबसे पहले हमारे बुजुर्गों की पेंशन में 250 रुपए बढ़ाने का काम किया, विधवा पेंशन को बढ़ाने का काम किया। सभापति महोदय, विधवा की हालात क्या होती है वो विधवा ही समझ सकती है। हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, सुख दुख में सबका अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाना होता है, और कई बार ऐसी घटनाएं हम देखते हैं, तब यह महसूस होता है कि विधवा का जीवन यापन करना कितना कठिन होता है। सभापति महोदय, एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर के एक गांव में मेरा जाना हुआ, को जवान मौत हुई थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, घर पे बिल्कुल छप्पर था, और उस महिला के हालात जब देखे तो आंखों में आंसू आने की स्थिति आ गई। उसके 4 ऑपरेशन हुए हुए थे, 1 बीघा जमीन थी। अब सोचिए, अगर ये विधवा पेंशन अगर नहीं हो और ये पालनहार योजना अगर नहीं हो, तो वो विधवा अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर सकती। बहुत ज्यादा परिवार हमने ऐसे देखे जिन परिवारों के हालात इस तरीके के थे। आज 1,000 रुपए पालनहार योजना में मिलता है, विधवा को पेंशन मिलती है। मैं सरकार से मांग करूंगा, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, कि कर्मचारियों का डीए हम बढ़ा देते हैं तुरंत, ध्वनि मत से हम सब लोग भी पारित कर देते हैं। हमारी तनख्वाह की बारी आती है, हम तुरंत बढ़ाते हैं, सब लोग ध्वनि मत से पारित करते हैं। लेकिन अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। मैं मांग करता हूं आपसे सदन के माध्यम से, अगर सबसे पहले बढ़ाने की कोई बात है इस राजस्थान में, तो पालनहार योजना में पैसा बढ़ाया जाए और विधवा की पेंशन बढ़ाई जाए। जैसा कि मैं धन्यवाद भी देता हूं हमारी सरकार को कि समय समय पे उन्होंने इनमें पैसा बढ़ाया, और अभी मदन दिलावर साहब बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, अच्छी मांग की, मैं आपकी मांग का समर्थन भी करता हूं कि 2,500 रुपए कम से कम पालनहार योजना में एक बच्चे को मिलना चाहिए। सभापति महोदय, 1,000 रुपए में आज स्थिति को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, महंगाई का दौर है। एक विधवा महिला के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अगर उसको 2-2, 2,500 रुपए मिले, 1,000-1,500 उसकी पेंशन हो जाए, तो 7-8 हजार रुपए में वो विधवा महिला अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कम पड़े तो हम लोगों की पेंशन में या हम लोगों की सैलरी में से पैसे आप काट करके दे दीजिए, लेकिन इस बात पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत परिवार देखें, मेरा भी 15 साल का फील्ड का अनुभव है जहां मैं घूमता हूं। कई बार ऐसे वाकये देखे कि जिन परिवारों के पास 2 समय का खाना भी नहीं है,
उन परिवारों में जवान मौत हो जाती है, कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, रिश्तेदार मिलने वाले सब 12 दिन तक रहते हैं, 13वें दिन कोई नहीं मिलता। वो महिला कैसे उन बच्चों को पालती है, ये हम सब लोगों के लिए सोचने की बात है कि आजादी के 72 साल बाद भी अगर ऐसे हालात हमारे देश में हैं तो बहुत सोचनीय विषय। माननीय मंत्री महोदय आप विराजे हैं, मैं आपसे मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके पालनहार योजना में आप पैसा जरूर बढ़वाएं, ये हम सब लोगों की भावना है। माननीय सभापति महोदय, देवनारायण योजना की मैं आपसे बात करूं सदन के माध्यम से कि शुरू में जब देवनारायण योजना लागू हुई तो उसके 800 करोड़ का बजट था। जिस गुर्जर समाज ने अपने 72 शहीदों का बलिदान दिया 5% आरक्षण हासिल करने के लिए, जो जनजाति के रूप में आज भी गांवों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको उठाने के लिए देवनारायण बोर्ड का गठन हुआ। देवनारायण योजना लेकर के आए, 800 करोड़ के बजट का शुरू में प्रावधान किया। इस बजट में कितना प्रावधान हुआ ये हम सब लोगों को पता नहीं है, तो कृपया मंत्री महोदय आप अपने जवाब में बताने की कृपा करें कि देवनारायण योजना के तहत कितना बजट का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया। और एक बात के लिए मैं आपको मंत्री महोदय इस बात का धन्यवाद भी देता हूं कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने देवनारायण योजना के तहत हमारी मेधावी बच्चियों को स्कूटी दी जाती थी। देवनारायण स्कूटी योजना के नाम से उच्च शिक्षा विभाग ने उस योजना का नाम बदलने की कोशिश की। हम सब लोगों ने मांग की, आपसे मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, क्योंकि गुर्जर समाज में इस बात को लेकर के भारी आक्रोश था। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने पुनः उस योजना का नाम देवनारायण योजना के नाम से रखा। माननीय सभापति महोदय, गुर्जर समाज के 5% की मांग जो काफी समय से चली आ रही थी, समय समय पे पूरी भी हुई और फिर कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में उलझती गई। दोनों सरकारें आई, हमारी सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई। हर बार जो सरकार आती थी मैनिफेस्टो में घोषणा करती थी कि हम इसको 9वीं अनुसूची में डलवाने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष में बैठे साथियों से निवेदन करता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है, राजस्थान की सरकार ने 9वीं अनुसूची में डलवाने का प्रस्ताव पारित करके सर्वसम्मति से विधानसभा ने केंद्र में भेजा है। आप हमारी सिफारिश करें और इस मांग को पूरी करवाने का काम करें। सभापति महोदय, अभी जब गुर्जर आरक्षण की लड़ाई चली, रेल रुकी और फिर समझौता हुआ, उस समझौते में प्रक्रियाधीन भर्तियों में 4% आरक्षण देने का वादा सरकार ने किया था। मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या आप उन प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी वर्ग को 4% आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? क्योंकि समय समय पे समाज के लोग हम लोगों से इस बारे में पूछते हैं, हम लोगों को जवाब देना पड़ता है इस बात का कि आपकी सरकार है और आप क्या करना चाहते हैं। आप सरकार से मांग करिए कि प्रक्रियाधीन भर्तियों की जो वार्ता हुई वो अभी गुर्जर समाज को नहीं मिल पा रही है। अभी जो हाल ही में एलडीसी भर्ती हुई उसमें भी 5% का पूरा लाभ गुर्जर समाज को नहीं मिला। माननीय सभापति महोदय, हमारे जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो जन घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव में दिया उसमें यह लिखा था, हमारे समाज की मांग थी कि हम जयपुर में हमारी बच्चियों के लिए 1000 कमरों का छात्रावास बनाएंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उस छात्रावास को जल्दी से जल्दी बनाएं ताकि हमारे दूर से आने वाली बच्चियों को छात्रावास का लाभ मिले,
क्योंकि गुर्जर समाज में वैसे भी महिला शिक्षा की कमी है। महिला शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हम सब लोग रहते हैं कि अच्छा शानदार छात्रावास बने ताकि बच्चों को उसमें पढ़ने की सुविधा मिले। माननीय सभापति महोदय, हमारे एमएलए लैंड में एक प्रावधान है कि हम विकलांग लोगों को स्कूटी उसमें दे सकते हैं। मुझे भी विधायक बनने के बाद इस बात का पता चला और मेरी मंशा थी कि विकलांग साथी जो हमारे गांव में ढाणी में रहते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनका सम्मान जीवित रखने के लिए, क्योंकि विकलांग का ना कोई दोस्त होता है, ना उसके परिवार वाले उसको बहुत ज्यादा पूछते हैं, ना उसके रिश्तेदार उसको बहुत ज्यादा पूछते हैं। कोई बेचारा ट्राईसाइकिल से घूमता है, कोई पैदल घूमता है। तो मैंने मेरे एमएलए कोटे से 25 विकलांगों को स्कूटी देने के लिए सैंक्शन जारी की, लेकिन माननीय मंत्री महोदय वो सैंक्शन आज तक अटकी हुई है। समाज कल्याण विभाग को हमने उसमें कार्यकारी एजेंसी बनाया, आज तक उसका अता पता नहीं है। कई बार 2-3 बार मैं भी पत्राचार कर चुका इस बात का, और उसमें एक राइडर और लगा दिया कि आप 70,000 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मेरी कोशिश थी, मेरी सोच थी कि जब हम दे रहे हैं तो उनको एक अच्छी स्कूटी दे। तो मैंने उसको लिखा कि भाई इनको पेट्रोल चालित होंडा स्कूटी, होंडा एक्टिवा दिया जाए। अच्छी स्कूटी आती है, मजबूत आती है, ताकि 10 साल तक कम से कम इनको परेशानी ना हो। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 84,000 रुपए है, तो कृपया आप इस राइडर को हटवाएं कि उनको अच्छी स्कूटी उन विकलांग भाइयों को मिले, ताकि वो भी मान सम्मान के साथ हमारे समाज में जी सके। कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि पहली बार आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन करने की घोषणा की, और धन्यवाद इस बात का भी देता हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 8 लाख और संपत्ति का जो प्रावधान था, उसमें से हमारी सरकार ने संपत्ति के प्रावधान को हटाया। क्योंकि कई बार हम जब गांव में जाते हैं, स्वर्ण के नाम से समझा जाता है कि वो अमीर है, लेकिन हालात उनके भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। समाप्त करें। बहुत ज्यादा गरीब। सभापति महोदय प्लीज समाप्त करें, आपका टाइम पूरा हो गया। प्लीज समाप्त करें। सभापति महोदय, हम नए लोग हैं, हमें थोड़ा सा मौका दीजिए। नौजवान आदमी हमको फर्राटे से बोलना चाहिए, फिर मेरे से सीखो। सभापति महोदय, ईडब्ल्यूएस में पहली बार आपका भी ले रहा हूं, संपत्ति का प्रावधान हटाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप समाप्त करें प्लीज। सभापति महोदय, एक बात मैं आप और हम सब के लोगों के लिए, आपके इलाके में नहीं, हमारे इलाके के लोग पीड़ित हैं कि SC ST के लोगों को जमीन बेचाने की अनुमति नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा नुकसान हमारे इलाके में हो सकता है, जनजाति क्षेत्र में नहीं हो। कृपया समाप्त करें। मजबूरी में जो गरीबी में जमीन बेचता है उसको आधी रेट पे जमीन नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बाध्यता को हटाया जाए ताकि उनको भी उनके उचित मूल्य मिले। आपने मुझे बोलने का मौका